हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजीपीएससी 2020 का प्रीलिम्स का पेपर। उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो अभी संपन्न हुआ है कब 14 फरवरी 2021 को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जेबी कृपलानी ये कांग्रेस पार्टी में थे। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे। ये उस समय अध्यक्ष थे जिस समय भारत को आजादी मिली थी, यानी जब भारत में पावर ट्रांसफर हो रही थी ब्रिटिश लोगों से इंडियन लोगों को, उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बाद में इन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का भी गठन किया था। ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है, बट इसके साथ जो इन्होंने डेट लाइन दी है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने इसकी स्थापना की थी जून 1951 में। इस वजह से इफेक्ट गलत हो जाता है। अदरवाइज किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन जेबी कृपलानी ने किया था, ये करेक्ट है, बट सिंस डेट गलत है इस वजह से इफेक्ट गलत होता है। दूसरा, पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। ये बिल्कुल करेक्ट है। पीसी घोष एक बंगाल के नेता थे और टी प्रकाशम ये थे तमिलनाडु के नेता। ये दोनों इस पार्टी से जुड़े हुए थे। इस वजह से ये फैक्ट सही हो जाता है और ये फैक्ट गलत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या? एक गलत है लेकिन दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले तो आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में पता होना चाहिए। अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने बहुत सारी एग्जाम्स में देखा है। तो इसकी स्थापना की गई थी या इसका गठन किया गया था 1851 में, और इसमें दो संगठनों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। एक था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, और दूसरी थी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इन दोनों संगठनों को मिला के इस नए संगठन की स्थापना की गई थी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। लैंड होल्डर सोसाइटी थी जमींदार वर्ग की जो अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता था, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राधाकांत देव जी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन पे अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन हमारे आयोग ने हटा दिया है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि शायद इसको किस वजह से हटाया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे? ये बहुत ही हमारे इतिहास की प्रसिद्ध घटना है। ये हुआ था 1939 में, और त्रिपुरी वर्तमान में आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दो उम्मीदवार थे। एक थे पट्टाभी सीतारामैया, पी सीतारामैया, और दूसरे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और पी सीतारामैया को समर्थन प्राप्त था महात्मा गांधी का। गांधी जी ने कहा था कि अगर पट्टाभी सीतारामैया की हार होती है तो ये मेरी हार समझी जाएगी, ये उन्होंने कहा था। इसके बावजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंस कांग्रेस में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और वो चुनाव जीत गए थे अध्यक्ष पद का। इसके बाद में उनके मतभेद हो गए महात्मा गांधी से और उन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। तो इसका जो आयोजन किया गया था ये 1939 में आयोजन किया गया था। बट इसमें गलत क्या है इस क्वेश्चन में? तो यहां पे लिखा गया कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। याद रखना है उस समय मनोनयन नहीं हुआ था, उनका चुनाव हुआ था अध्यक्ष पद के लिए। तो इस वजह से शायद इसको हटा दिया गया है आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये 1920 में इसकी स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन है। और उस समय जब गांधी जी की हवा चल रही थी, क्योंकि 1920 में आपको पता होगा असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उस आंदोलन के बावजूद किसानों के, मजदूरों के या फिर ट्रेड के रिलेटेड यूनियन है उनकी अगर कंडीशन के ऊपर किसी ने ध्यान दिया तो वो थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। वैसे भी ये तीन लोग बहुत फेमस है लाल बाल पाल के नाम से। ये गरम दल के नेता थे। इन्होंने कांग्रेस में स्प्लिट कराया था 1907 में। सूरत विभाजन के बारे में आपने सुना होगा, जब कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में। अब ये इसके ऊपर क्वेश्चन आना काफी एक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि ये 1920 की घटना है और ये पीएससी है 2020, यानी इसको 100 ईयर्स हुए हैं। और जब भी इस प्रकार से 100 साल या 150 साल या 200 साल होते हैं किसी घटना को,
उसके ऊपर यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस सारे के सारे उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय जी ने इस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी और वो उद्घाटन सत्र के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है या कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं किसी भी पीसीएस में देख लो या यूपीएससी में देख लो, आपको इतिहास के 80 to 90% क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। एंशिएंट और मिडविल हिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये मगध साम्राज्य है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बट बहुत ही कम क्वेश्चन है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये सभी को पता है। वर्तमान में इसका नाम पटना है। और जैसे अगर मैं बात करूं, ये पटना शहर है, तो इसके यहां पर इधर गंगा नदी बहती है और इसके इधर से जाके इसमें गंगा नदी में पटना के दीनापुर में जाके सोन नदी मिलती है। सोन नदी ये गंगा नदी है। तो अगर इस शहर के ऊपर देखा जाए, पाटलिपुत्र यानी पटना के ऊपर देखा जाए तो गंगा नदी है, यानी उत्तर में क्या रहेगी, गंगा नदी। और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम से जाके यहां पर कौन मिलती है, तो सोन नदी मिलती है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। तो इसका आंसर होगा क्या, पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से तथा पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ये एब्सोल्युटली करेक्ट फैक्ट है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन या शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने थे। तो शांति निकेतन के ऊपर भी जनरली क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है, सॉरी, उनके पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी और बाद में इसी को आगे एक्सटेंड किया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं ये नंदलाल बोस जी, ये इसके प्रिंसिपल बने थे। तो कौन से ईयर में बने थे, मैं मानता हूं ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न है, अगर किसी ने पढ़ा हुआ होगा तो ही इसका आंसर कर पाएगा। ये इस प्रकार के प्रश्न कट ऑफ को नीचे गिराते हैं। तो इसका आंसर होगा 1922 में वो बने थे, किसके, कला भवन या शांति निकेतन के प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है। लोकसभा विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारी लोकसभा में टोटल सीट्स कितनी है, तो वो है 545। उसमें से इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं 543 और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जिसे हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। और इसमें फिर कुछ रिजर्वेशन है 84 और 47 का, 84 सीट्स और 47 का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये 2 रिजर्वेशन है। बट ये जो 44 है, सिंस ये गलत होता है, इस वजह से फैक्ट भी गलत हो जाता है। 84 ये तो करेक्ट था, बट 47 यहां पर होना चाहिए, ये 44 है, तो ये फैक्ट गलत हुआ। उसके बाद किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। परिसीमन आयोग के बारे में आपने सुना होगा, ये समय समय पर जो बाउंड्रीज होती है किसकी, जैसे कोई लोकसभा क्षेत्र है या फिर विधानसभा क्षेत्र है, उसकी डिलिमिटेशन या परिसीमन करता है परिसीमन आयोग। और इस परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो इसके लिए पहले सरकार को बिल लेके आना होता है, वो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के उस पर सिग्नेचर होंगे, उसके बाद वो बन जाता है एक्ट या उसे बोला जाता है अधिनियम, जिसे कहा जाता है परिसीमन अधिनियम। और उसी के अनुसार फिर हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो परिसीमन आयोग की सदस्यों की, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। तो पहला फैक्ट तो यहां से गलत हो जाता है। दूसरा, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है, यह बिल्कुल करेक्ट है कि इसको रिजर्व रखना है या फिर जनरल कैटेगरी में डालना है, एससी को देना है या एसटी को देना है, यह डिसाइड करता है परिसीमन आयोग। फिर परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि परिसीमन आयोग की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जब एक्ट बन जाता है उसके बाद राष्ट्रपति परिसीमन आयोग के सदस्यों की और अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। तो इसमें से ये भी फैक्ट गलत है, ये भी फैक्ट गलत है, सिर्फ फैक्ट कौन सा सही है, सेकंड वन, यानी इसका आंसर होगा कथन 1 तथा 3 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम। आपने कई बार 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट के बारे में सुना होगा। इन दोनों को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 44th अमेंडमेंट और 42nd अमेंडमेंट। और जनरली इनके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। कई सारी एग्जाम में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन देखे हैं। तो इसमें आपको पता होगा हमारा जो संविधान का पार्ट 3 है यानी भाग 3, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, मूलभूत अधिकार, या जिसको बोला जाता है क्या, मूल अधिकार। उन अधिकारों से संबंधित इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए। जैसे संपत्ति का जो अधिकार था वो पहले किसमें था, फंडामेंटल राइट्स में। बाद में उसका बहुत दुरुपयोग हुआ, इस वजह से 44th अमेंडमेंट लाई सरकार 1978 में। और ये जो मूलभूत अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको समाप्त करके उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार मींस क्या, कानूनी रूप से ये आपका अधिकार है बट ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसका पहला फैक्ट तो करेक्ट है। 44th संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। बट इसमें जो आगे फैक्ट दिया ये क्यों गलत हो जाता है, देखिए। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A यानी आर्टिकल 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बनाया है बट भाग 12 में नहीं, वो उसी भाग 3 में अभी भी है जिसमें पहले से था। बट इसे अब क्या, एक मात्र विधिक अधिकार बना दिया गया है, मूलभूत अधिकार की कैटेगरी से इसे हटा दिया गया। ये आर्टिकल बराबर है एकदम 300A, आर्टिकल 300A एकदम करेक्ट है। बट ये जो भाग उन्होंने 12 डाल दिया ये गलत हो जाता है। ये अगर भाग 3 होता तो ये एकदम करेक्ट हो जाता। तो इसका आंसर क्या होगा, एक तो सत्य है बट दूसरा गलत है। तो इसका आंसर होगा क्या, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, एल्यूवल सॉइल के बारे में यानी जलोढ़ मृदा के बारे में। तो आपने सुना होगा जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। जैसे कोई नदी है, मान लीजिए ये नदी है और इसमें बाढ़ आती है, तो बाढ़ के साथ वो बहुत सारी मिट्टी बहा कर लाती है और जब वो बाढ़ चली जाती है तो ये मिट्टी इसके किनारों पर जमा हो जाती है। इसे कहा जाता है एल्यूवल सॉइल या फिर जलोढ़ मिट्टी। और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये सब जगह के न्यूट्रिएंट्स बहाकर अपने साथ लेके आती है। इस वजह से ये मिट्टी बहुत ज्यादा फर्टाइल मानी जाती है। इसमें गेहूं की फसल काफी अच्छी होती है और भारत के लगभग 43% हिस्से पर इस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी, एल्यूवल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। तो ये जो फैक्ट है पहला वाला, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है, ये गलत है क्योंकि ये लगभग 43% हिस्से में पाई जाती है। खासकर गंगा के मैदानों में और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ये मिट्टी आपको देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करें, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें फास्फोरिक एसिड नहीं होता। फिर इसने जो फोर्थ फैक्ट दिया है डी में, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। मैं अभी आपको बता चुका हूं कि ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि अपने साथ न्यूट्रिएंट्स बहा कर लाती है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो फिर एक ही फैक्ट बचता है, यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। रेह या कल्लर भूमि भी इसमें निर्मित होती है। खादर, बांगर, भाबर ये सब आपको इधर देखने को मिलते हैं गंगा के मैदानों में। तो इसका आंसर होगा क्या, सी, यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर जिसे कहा जाता है एल्यूवल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था बट अगर आप थोड़ा सा आपको नॉलेज है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो सकता था। जैसे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी। और सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी और सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी नदी गोदावरी। आप देखिए इसमें महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ये सबकी लेंथ आपको पता होना चाहिए। फिर आप सोच रहे होंगे कि इतनी लेंथ हम कैसे याद रखेंगे। तो अगर आप सिर्फ इतना सा फैक्ट जानते होते कि हाँ गोदावरी भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी है, तो आप ये भी आसानी से फिर डिकोड कर सकते हो कि इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, गोदावरी। यानी थर्ड वन कब आना चाहिए, फर्स्ट प्लेस पे, यानी ए में आना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहाँ पे फोर्थ आ गया, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, वो कौन सा है, डी। उसमें गोदावरी पहले प्लेस पे रखी गई है। उसके बाद में फिर आप इजीली ऑप्शन से ही जा सकते हो, कृष्णा और फिर नर्मदा और फिर बाद में मिलती है हमारी महानदी।
तो ये आपको पता होना चाहिए था, सिर्फ इतना सा फैक्ट, तो आसानी से आप इसको डिकोड कर सकते थे। मैं नहीं मानता कि आपको सारी नदियों की लेंथ याद करने की कोई रिक्वायरमेंट है, तो इसका आंसर होगा क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये साइंस का क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो कई लोगों ने 20% लगाया होगा, कई लोगों ने 30%, कई ने 60%, जबकि ये सभी गलत है, क्योंकि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है, सिर्फ इसका नाम है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कॉपर 60%, 20% होता है निकल, निकल होता है 20%, और बाकी का रिमेनिंग 20% होता है जिंक, Zn, जिंक होता है। सिल्वर तो इसमें होता ही नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, बट इसका आंसर है क्या, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? ये साउंड वेव के ऊपर क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि साउंड वेव की जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड मीडियम में, उसके बाद किस में होती है, लिक्विड में, और थर्ड नंबर पे सबसे कम स्पीड साउंड की किस में होती है, तो वो होती है गैसियस मीडियम में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, इसमें थोड़े कम होते हैं और इसमें एकदम कम होते हैं। इसका सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट आपने बचपन में करके देखा होगा। ये एक पाइप है, मान लीजिए आप इस पाइप को यहां पर क्या करते हैं, ठोकते हैं, और यहां पर कोई दूसरा बंदा यहां पर कान लगा के सुनता रहता है, इसको कान टच करके रखें, तो इधर से भी आपको आवाज सुनाई देगी और इधर से भी, बट बड़े आश्चर्यजनक रूप से इधर से आपको पहले आवाज सुनाई देती, क्योंकि ये सॉलिड मीडियम है, इसमें साउंड वेव जल्दी ट्रेवल करती है, और इधर से बाद में सुनाई देगी। ये आपने एक्सपेरिमेंट कभी करके देखा होगा। तो ये क्या है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जब आप सॉलिड से गैसियस मीडियम में जाएंगे तो जो साउंड वेव है उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है, ये करेक्ट है। फिर किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। टेम्परेचर अगर आपने कम किया तो क्या होगा, ध्वनि की गति बढ़ जाती है, ऐसा इनका कहना है। बट ध्यान रखना, ये बात किसी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस मीडियम की नहीं है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर की है, और एटमॉस्फेयर में उसको जितना कम रेसिस्टेंस मिलेगा साउंड को, ये उतनी ही ज्यादा स्पीड से क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो अगर यहां पर हम देखें तो तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा, उससे पार्टिकल्स कम होंगे, क्योंकि डेंसिटी पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो मॉइस्चर के पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कम रेसिस्टेंस मिलेगा, और तापमान कम हुआ तो पार्टिकल ज्यादा होंगे, यानी ज्यादा तापमान तो साउंड की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, कम तापमान तो साउंड की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इसने ये जो फैक्ट दिया ये उल्टा दिया, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती, ये गलत है। तापमान अगर आप कम करेंगे तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये एकदम फिजिक्स का क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। फिर ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है, ये भी गलत है, क्योंकि कांच की जो डेंसिटी है वो कम होती है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, यानी इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, तो इसमें साउंड की स्पीड ज्यादा होगी और इसमें साउंड की स्पीड कम होगी, यानी ये भी फैक्ट गलत है, ये भी फैक्ट गलत है। सिर्फ इसमें करेक्ट फैक्ट कौन सा है, फर्स्ट वन, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती, यही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये पौधों के बारे में दिया है, आपको पता होगा जितने भी पौधे होते हैं उनको दो प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब क्या, जिनकी उन्हें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और माइक्रो मतलब क्या, जिनकी उन्हें कम रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो इसमें लगभग 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए रहते हैं, लगभग 17 प्रकार के, तो उसमें से 6 मैक्रो हैं और बाकी सब माइक्रो हैं। तो मैक्रो कौन कौन से हैं वो अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है। एक होता है नाइट्रोजन, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा होता है फास्फोरस, फिर फास्फोरस के बाद में है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में कैल्शियम, फिर है मैग्नीज, और सिक्स्थ वन जो है वो है सल्फर। इस प्रकार के ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं ये हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बाकी सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि माइनर माने जाते हैं, हालांकि इनकी भी रिक्वायरमेंट प्लांट्स को होती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही इन 6 में से दिखेगा, दैट इज पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पोटेशियम।
काफी इंपॉर्टेंट है ये। बायो के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर मर्क्यूरी के बारे में आपने सुना होगा, पारा, ये एक विषैला पदार्थ है, सभी लोग जानते हैं। हालांकि इसका अच्छा उपयोग किया जाए तो ये अच्छे यूज में भी आता है मर्क्यूरी, बट ये बहुत सारी चीजों को प्रदूषित करता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य पदार्थ को बुरी तरह से दूषित करता है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ये इन सभी चीजों को दूषित करता है। अगर एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाए तो ये इन सब चीजों को दूषित करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत है, यानी किस वजह से पारा फैलता है, जिसमें पारा यूज में आता है? तो आपको पता होगा कीटनाशकों में पारे का उपयोग किया जाता है। फिर डेंटल फिलिंग के बारे में आपने सुना होगा, उसमें भी पारा होता है, कुछ जिंक भी मिक्स किया जाता है, ये सारा मिक्स किया जाता है, यानी ये भी क्या करेगा, पारे का प्रदूषण करेगा। फ्लोरोसेंट लैंप, उसमें मर्क्यूरी की जो वेपर होती है वो डाली जाती है। फिर कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र में भी पारे का रिलीज होता है, यानी ये भी प्रदूषण का कारण होता है। तो इसका आंसर होगा ये सभी पारे के प्रदूषक के रूप में काम करते हैं, चारों के चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? कहां रखा हुआ है? अनंत और ध्रुव यानी पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा आभासी तथा सीधा। अगर आपने स्टडी की हो तो इसकी कुछ स्टेजेस हैं और वो जनरली एग्जाम में आती है, एसएससीओ या स्टेट पीसीओ, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता ही है कि कहां पर रखेंगे तो कहां पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे इन्फिनिटी पे रखा, फिर फोकस पे रखा, फिर पोल पे रखा, सॉरी पोल और फोकस के बीच में रखा, ये सारी कंडीशंस उसकी होती है। ये अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो बिल्कुल आप इसको आसानी से डिकोड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी, एटीपी मींस क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में देखने को मिलता है। एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? प्रकाश संश्लेषण काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। फोटोसिंथेसिस, इसका डिटेल भी मैं काफी बता सकता हूं बट वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सिर्फ आंसर देख लीजिए। इसका आंसर होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर ये जल विवाद के बारे में दिया हुआ है कि कितने राज्य जल विवाद में शामिल है। आपको पता होगा अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनका किसी न किसी दूसरे राज्य से पानी को लेके विवाद है, और पानी की कंडीशन अगर हमने अभी भी सुधारी नहीं तो पता ना क्या हो सकता है, राज्य आपस में लड़ जाएं, क्योंकि पहले तो ये होता ही था। तो पहला दिया है महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, यानी महादायी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। ये है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ऐसे ही नर्मदा का है, ऐसा ही महानदी का है। तो फटाफट देखते हैं। महादायी में आपको 3 स्टेट देखने को मिलेंगे, एक महाराष्ट्र, एक गोवा और एक कर्नाटक। इन 3 राज्यों के बीच विवाद है। ऐसे ही गोदावरी के 5 राज्यों को लेकर है। नर्मदा वाले में भी आपको 4 राज्य मिलेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और एक इसमें राजस्थान भी शामिल है। और महानदी जल विवाद प्राधिकरण में 2 ही है, एक हमारा छत्तीसगढ़ और दूसरा हमारा उड़ीसा। ये 2 राज्यों के बीच में विवाद है। तो इसका आंसर फर्स्ट का फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड का सेकंड करेक्ट है, थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो इसमें आपको पूरा मंत्रिमंडल याद होना चाहिए। जो 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी उसके प्रधानमंत्री बने थे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बाद में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बने 1947 में। तो इसमें जगजीवन राम जी ये श्रम मंत्री थे, तो बाद में भी ये श्रम मंत्री ही रहे, यानी लेबर मिनिस्ट्री इनके पास थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और इनके जन्मदिन पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर भारत में कृषि दिवस मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पहले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। CH भाभा ये एक पारसी कम्युनिटी के व्यक्ति थे, और सिर्फ इन्हीं का पोर्टफोलियो चेंज किया गया था। पहले ये कॉमर्स मिनिस्टर थे, यानी वाणिज्य मंत्री, और बाद में ये क्या बन गए, पावर एंड माइंस मिनिस्टर बन गए थे। 1947 में इन्हें दूसरा पोर्टफोलियो दे दिया गया था। पहले ये कॉमर्स मिनिस्टर थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 1946 का
जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें जितने भी मिनिस्टर थे वो आपको सारे याद करने हैं, और 1947 की जो गवर्नमेंट थी उसमें जितने मिनिस्टर थे वो भी आपको सारे के सारे याद करने हैं। सरदार बलदेव सिंह की बात करें तो वो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो इंटरिम गवर्नमेंट में भी डिफेंस मिनिस्टर थे यानी रक्षा मंत्री थे, और 1947 में भी वो रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो पहले तो संवैधानिक का मतलब क्या होता है? संवैधानिक का मतलब यह होता है कि जिसका निर्माण या जिसका जिक्र हमारे संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इसमें से आपको देखने को मिलेगा सिर्फ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यही एक संवैधानिक निकाय है। बाकी के ये सब संवैधानिक निकाय नहीं है। जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी संवैधानिक निकाय नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये भी संवैधानिक निकाय नहीं है। सिर्फ इसका आंसर होगा फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये काफी डिफिकल्ट डेटा है, बट हाँ अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आपको इसका आइडिया होगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन कब कब कैसे कैसे कहां कहां लगाया गया, इसके ऊपर जनरली एक क्वेश्चन आता ही है। ये जितने भी टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन पूछे, ये सब वो टॉपिक है जो जनरली एग्जाम में आते, कोई नए टॉपिक से उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे। तो इसमें ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद ही होना चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे मणिपुर का दिया है, मणिपुर में 10 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। ऐसे ही अगर इसकी बात करें यूपी की, तो यूपी में 9 बार लग चुका है। ये सारा का सारा आप इससे देख सकते हैं। फिर ये 8 बार बिहार में और उड़ीसा में 6 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन। फैक्चुअल डेटा है, ये आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब, तो इसमें से कोई सा भी सत्य नहीं है, सारे के सारे असत्य हैं। और इसको डिस्कस में कर सकता हूं बट इसको काफी टाइम जाएगा, क्योंकि परसेंटेज वगैरह इसमें बहुत अलग अलग है। कहीं 4% है, कहीं पर 3% और 3 लोकसभा विधानसभा सीट है। यानी किसी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा कब मिल सकता है? तो मैंने आपको सीधा आंसर दे दिया, ये सारे के सारे रॉन्ग हैं। अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही कॉमन डेटा है, ये आपको कहीं पे भी मिल सकता है। आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के ऊपर क्वेश्चन है। ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार थे ये हमारे भारत के। और भारत में जब रिनेसेंस हो रहा था, रिनेसेंस यानी क्या? जब हमारे यहाँ पर सोशल रिफॉर्मर्स हुए बहुत सारे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, और इसके अलावा ईश्वरचंद विद्यासागर, महात्मा ज्योतिबा फुले, ये सारे जब सोशल रिफॉर्मर्स हुए उसी समय ये चित्रकार भी हुए। राजा रवि वर्मा काफी प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और इनके बर्थ कब हुआ था? तो ये हुए थे 1848 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सौर मंडल के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ऐसा है क्या? ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी आपने ये ट्रिक देखी होगी, माय वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये आपने ट्रिक देखी होगी। ये इनके क्रम के अनुसार है। जैसे पहले आता है क्या? मरकरी, तो सभी को लगता है मरकरी यानी बुध, ये सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए। बट सिंस यहां पर गैस नहीं है, गैस बिल्कुल नहीं है मरकरी पे। अगर सौर मंडल से डिस्टेंस के आधार पर देखें, ये सूर्य है, सबसे पहले कौन सा आता है? बुध ग्रह। तो सभी को लगेगा कि ये सूर्य के सबसे करीब है, और आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि ये सिर्फ 84 डेज में एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर लेता है सूर्य के चारों ओर। तो सभी को लगेगा कि ये सबसे गर्म होना चाहिए। बट सिंस यहां पर कोई भी गैस नहीं है, इस वजह से इस हीट को ये एब्जॉर्ब करके नहीं रख पाता। इस वजह से यहां पर दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है बुध ग्रह पर, और रात का टेम्परेचर बहुत कम होता है। इसी वजह से ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है। फिर शनि का उपग्रह गैनीमीडी सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीडी सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये सत्य है, बट ये शनि का उपग्रह नहीं है। ये किसका है? जुपिटर का। फिर नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस वलयों से घिरा हुआ रहता है। उपशून्य क्या होता है? तो उपशून्य का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर, उसे कहा जाता है उपशून्य तापमान। तो नेपच्यून जो है जस्ट सर्व्ड अस नट्स, नट्स यानी सबसे लास्ट में। अगर आपको सौर मंडल में देखेंगे, जब ये सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सारे के सारे ये क्रम है।
इसमें सबसे लास्ट में कोई प्लेनेट मिलता है तो वो आपको मिलता है नेपच्यून। तो नेपच्यून बहुत ज्यादा ठंडा है क्योंकि ये सूर्य से बहुत ज्यादा इसकी डिस्टेंस हो जाती है, सबसे लास्ट वाला ग्रह यही है, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगी तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से नीचे, और ये मीथेन गैस के बलय यहाँ पर बने हुए। फिर ये तो इतनी बार रिपीटेड है, डीमोस और फॉगोस, ये मंगल के 2 उपग्रह हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध उपग्रह है, कई बार एग्जाम में मैंने इनको देखा है। तो डीमोस और फोगोस तो आपको बिल्कुल याद होना ही चाहिए, ये मंगल के 2 प्रसिद्ध उपग्रह हैं। तो इसमें से सही कौन सा होगा? सिर्फ थर्ड वन और फोर्थ वन, बाकी का फर्स्ट और सेकंड गलत है क्योंकि ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है। गैनीमेडीज सैटर्न यानी शनि का उपग्रह नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ये सही है और ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन और क्षैतिज तल, जैसे ये क्षैतिज तल है, ये ऊर्ध्वाधर तल है, इनके बीच में कोणीय दूरी, यानी इस कोणीय दूरी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो उस यंत्र का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है थियोडोलाइट। थियोडोलाइट यूज करते हैं एंगुलर डिस्टेंस मेजर करने के लिए। किस किस के बीच में? ये क्षैतिज है और ये क्या है? ऊर्ध्वाधर है। इन दोनों के बीच कोणीय दूरी, याद रखना, सिंपल डिस्टेंस नहीं, एंगुलर डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं थियोडोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूट की खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जूट की खेती, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में होती है या फिर बंगाल में भी होती है। जूट क्या होती है? तो आप कई बार अगर कोशिश करेंगे तो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, एक प्रकार का एक पेड़ होता है, इसको लगा दिया जाता है। लगाने के बाद में जब इसमें फूल लगने लगते हैं तो ये क्या होता है? एकदम गीला गीला सा होता है। फिर इसको काट लिया जाता है और काट के इसको पानी में डुबो देते हैं। 8-10 दिन तक ये पानी में डुबो रहता है। उसके बाद में इसके ऊपर की जो ऊपर की खाल होती है वो निकाल ली जाती है और उसी से जूट बनता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह एक रबी की फसल है, जो कि गलत है क्योंकि ये क्या है? ये खरीफ की फसल है। जूट कब होता है? खरीफ के टाइम पे लगाई जाती है और बंगाल में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगाई जाती है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल करेक्ट है ये। उच्च तापमान यानी टेम्परेचर हाई होना चाहिए और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। आर्द्र मतलब क्या? वातावरण में नमी बनी हुई होना चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए, तो ही जूट की खेती हो सकती है। तो ये भी करेक्ट है। और इस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलता है तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलता है, जो इधर है। इधर ही पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में यहीं पे आपको मिलेगा त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम, ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। तो यहीं पर इसकी खेती होती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, ये भी एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा क्या? पहला तो गलत है, ये रबी की फसल नहीं बल्कि खरीफ की फसल है, और दूसरा और तीसरा एकदम करेक्ट है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।